फिर से स्वागत है आप सभी का योर हेल्प एजुकेशन में। साथियों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें कंप्यूटर जीके के, कंप्यूटर फंडामेंटल के आपको 100 महत्वपूर्ण प्रश्न समझाने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और इस वीडियो को अपने दोस्तों को कर दीजिए शेयर। तो एक साथ इन प्रश्नों को शुरू करेंगे, इससे पहले आप सभी इसको शेयर कर दीजिए। और कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम समझने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न क्या है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन आप लोगों में से ज्यादातर लोग इसको मिस्टेक कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? ALU अंकगणित तार्किक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट या CPU? तो दोस्तों, यहाँ पे CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, जबकि ALU, CU और रजिस्टर ये तीनों ही CPU के पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? CPU के पार्ट्स होते हैं। CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये CU, ALU और MU में बटा होता है। ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, CU कंट्रोल यूनिट होता है और MU होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के अंतर्गत ये जो मेमोरी सेव होती है अल्पकालिक, वो होती है आपके रजिस्टर में। कहाँ पे? रजिस्टर्स और कैश में। रजिस्टर और कैश मेमोरी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, रजिस्टर एंड कैश मेमोरी। तो यहाँ पे निम्न में से किसे कंप्यूटर मस्तिष्क कहा जाता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। Which of the following is not an output device? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर। तो यहाँ पे आपको आउटपुट डिवाइस नहीं है बताना है, ये ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा उत्तर मत दे दीजिएगा। तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। भाई, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस होती हैं जिन डिवाइसेस से आप कोई भी डेटा चाहे वो अंकगणितीय हो, यानी कि अंक हो, संख्याएं हो, या फिर शब्द या अक्षर हो, या कोई चित्र हो, या ऑडियो यानी कि ध्वनि हो, इन सब को डेटा कहा जाता है। और डेटा को आप जिन डिवाइसेस से कंप्यूटर में प्रविष्ट कराते हैं या इनपुट कराते हैं, उन डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, माइक या माइक्रोफोन, ठीक है, जॉयस्टिक, MICR, MCR, OMR, OCR एंड एटसेट्रा। तो ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। इसी तरह आउटपुट डिवाइस की बात करें तो वे डिवाइसेस जिनसे कंप्यूटर में आउटपुट प्राप्त किया जाता है। आउटपुट क्या होता है? जो भी डेटा होता है उसको आप प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त करते हैं, वो आउटपुट होता है। तो यहाँ पे डेटा मान लीजिए, यहाँ मैंने लिखा RAM 1 to 12 10 2005 एंड यहाँ पे डाल दिया है दिल्ली। तो ये पूरा मैंने लिख दिया डेटा। अब इसको आप अरेंज करते हैं, बकायदा लिखते हैं कि ये क्या है। ये आपने लिखा नेम, ये लिखा डेट ऑफ बर्थ, ये सिटी। तो इसको अरेंज्ड फॉर्म में लिख देना ही आउटपुट होता है या इंफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे प्लॉटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। ASCII स्टैंड्स फॉर, ASCII का पूरा नाम है, ASCII का पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहाँ पे आपका पहला विकल्प इसमें सही होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एंड 1 गीगाबाइट बराबर है
1 गीगाबाइट बराबर है। भाई देखिए मेमोरी क्या होता है कि मेमोरी होता है कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की जगह या स्पेस, अ स्पेस ऑक्यूपाइड टू स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन मेमोरी कहलाता है। ठीक है, और मेमोरी के मापन की कुछ कुछ इकाइयां होती हैं। मेमोरी मापन की कुछ इकाइयां होती हैं। कंप्यूटर 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है, इसको बाइनरी कोड कहा जाता है। बाइनरी कोड के अंतर्गत आपको 0 और 1 के फॉर्म में जो डेटा होता है इनको बिट बोलते हैं। बिट यानी बाइनरी डिजिट। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। और ये बिट फॉर्म करते हैं जब 0 1 1 0 या इसी फॉर्म में 0 0 0 या 1 1 1 8 बिट का जो समूह होता है इसको बोलते हैं बाइट। क्या बोलते हैं दोस्तों? बाइट बोलते हैं। एक बाइट, और इस बाइट के फॉर्म से कुल बने 8 बिट। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। ठीक है, 8 बिट बाइनरी डिजिट। और 4 बिट के समूह को, यानी कि ये 4 सेट हैं, 4 बिट के समूह को बोलते हैं निबल। क्या बोलते हैं? निबल। तो ये आपको याद रख लेना है। एंड बाइट से कन्वर्जन होगा 2 पावर 10 बाइट इक्वल टू 1 केबी, 1 किलो बाइट। यानी 2 पावर 10 का मतलब हो गया 1024, 1024 बाइट बराबर 1 केबी। इसी तरह से 1024 केबी किलोबाइट बराबर 1 एमबी, 1 मेगाबाइट। एंड 1024 एमबी बराबर 1 जीबी यानी 1 गीगाबाइट। और यहाँ पे पूछा गया है 1 गीगाबाइट बराबर है, तो आपका विकल्प हो जाएगा 1024 मेगाबाइट। कौन सा स्टोरेज वॉलेटाइल है, अस्थाई है? विच स्टोरेज इज वॉलेटाइल? वॉलेटाइल का मतलब अस्थाई, यानी कि ऐसी मेमोरी जिसका डेटा इंटरप्शन के बाद, यानी कि बिजली चले जाने के बाद डेटा नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए रोम जो है वो कंप्यूटर में रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसका डेटा स्थायी होता है, और यह कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट द्वारा इंस्टॉल्ड होता है। तो इसका डेटा नष्ट नहीं होता, तो ये तो स्थायी यानी कि नॉन वॉलेटाइल है। फ्लैश मेमोरी भी नॉन वॉलेटाइल होती है, हार्ड डिस्क भी नॉन वॉलेटाइल होती है। तो ये तीनों ही आपके नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हैं, नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, एंड एक बचा है रैम, जो कि आपकी होती है वॉलेटाइल मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। ये भी आप इस प्रश्न के माध्यम से याद कर सकते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इज, डेटा की सबसे छोटी इकाई है। भाई डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? बाइट, बिट या निबल? तो यहाँ पे आपको अगर विकल्प दिए हैं बिट, तो आप बिट लगा सकते हैं, निबल तो निबल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वर्ड, निबल, बिट, बाइट सब दिए हैं, लेकिन सबसे छोटी यूनिट जो होती है डेटा की वो बिट है। इधर पे कौन सी है? बिट, यानी बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। ठीक, अगर यहाँ पे मान लीजिए किलोबाइट या मेगाबाइट दिया होता और बाइट दिया होता, तो सबसे छोटी इकाई फिर हो जाती बाइट आपकी। ठीक, ये एक सबसे छोटी इकाई यहाँ पे जो मानक इकाई है वो बाइट है, और बाकी बिट जो है यहाँ पे दी गई है, तो बिट यहाँ सबसे छोटी इकाई होगी। बारकोड किस डिवाइस से पढ़ा जाता है? बारकोड पढ़ने के लिए आपको बारकोड रीडर की जरूरत पड़ती है। जो एक बारकोड रीडर होता है उसकी जरूरत होती है, उससे आप बारकोड को रीड कर सकते हैं। MICR चेक पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइजर। OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। एंड OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर।
यूपीएस स्टैंड्स फॉर, यूपीएस का पूरा नाम, यूपीएस क्या है कि भाई जब आप कंप्यूटर चला रहे हो तो बीच में बिजली चले जाने पे उसका डेटा नष्ट ना हो, इसके लिए पावर की सप्लाई अनवरत होती रहे, आप यूपीएस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे अनवरत विद्युत आपूर्ति, अवरोध रहित, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस का पूरा नाम होता है। तो पहला विकल्प आपका यहाँ पे सही होगा। SMPS इज यूज्ड फॉर, SMPS का प्रयोग किस लिए होता है भाई? SMPS स्टैंड्स फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो यहाँ पे भाई ये पावर की सप्लाई को को भी कन्वर्ट कर सकता है, पावर सप्लाई भी करेगा। तो डेटा स्टोरेज के लिए होता है तो बिल्कुल गलत है। इनपुट कंट्रोल करने के लिए नहीं होता, नेटवर्क राउटिंग के लिए नहीं होता। तो किसके लिए होता है भाई? पावर सप्लाई रेगुलेशन के लिए, विद्युत आपूर्ति विनियमन के लिए SMPS का उपयोग करते हैं। विच मेमोरी इज फास्टेस्ट, कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? कैशे, रैम, रोम, हार्ड डिस्क। भाई देखिए कैश मेमोरी जो होती है वो सीपीयू के सबसे नजदीक होती है, सीपीयू के करीब होती है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी इज द पार्ट ऑफ सीपीयू। बट इसके बाद आता है रैम, और रैम के साथ ही रोम लगा होता है, एंड हार्ड डिस्क एसडीडी। तो हार्ड डिस्क से डेटा जाता है रैम को, रोम से डेटा जाता है रैम को, और रैम से डेटा जाता है कैशे को, कैशे से जाता है इसके सीपीयू को यानी कंट्रोल यूनिट वगैरह को। तो यहाँ जो डेटा फास्टेस्ट तौर पे जाएगा वो कैश मेमोरी होगा। तो यहाँ फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होगी? कैश मेमोरी। आपको ये याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा नंबर सिस्टम बेस 16 का उपयोग करता है? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पे जो है सभी के बेस दिए गए हैं। बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है, और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, जिसके अंतर्गत 0, 1, 2 लेकर के 9 तक के डिजिट्स आते हैं, और 6 अल्फाबेट A, B, C, D, E, F तक के कुल 6 लेटर्स यहाँ पे दिए होते हैं। तो इन सब को मिला के बनता है हेक्साडेसिमल कोड। बायोस कहाँ स्टोर रहता है? बायोस इज स्टोर्ड इन रैम, हार्ड डिस्क, रोम या फ्लैश मेमोरी या कैश है। बायोस जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है वो आपका रोम में यानी फ्लैश मेमोरी में स्टोर रहता है, और फिर यहीं से लोड होता है रैम पर। जब आप कंप्यूटर को बूट करते हैं या ओपन करते हैं तो रोम से डेटा रैम पे लोड हो जाता है, और ये बूटिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ बायोस स्टोर होता है रोम में, और बायोस का पूरा नाम होता है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एंड इसके बाद आपको रोम, कैश, ये सारी मेमोरीज प्राइमरी मेमोरी होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रैम, रोम और कैश मेमोरी ये प्राइमरी मेमोरी है। किस तरह की? प्राथमिक या प्राइमरी मेमोरी, या इसी को बोलते हैं इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। एंड हार्ड डिस्क जो आपका है वो होता है एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। परंपरागत रूप से प्रिंटर कनेक्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट इस्तेमाल होता था? प्रिंटर इस्तेमाल करने के लिए आप पहले परंपरागत रूप से इस्तेमाल किया जाता था पैरेलल पोर्ट का। किसका प्रयोग करते थे? पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल करते थे। अब यूएसबी और सीरियल पोर्ट का उपयोग किया जाने लगा है। प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है? प्रोसेसर की गति आप ध्यान रखें मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज यानी हर्ट्ज में मापी जाती है। प्रिंटर के पेज की गति यानी प्रिंटर स्पीड को आप पीपीएम में मापते हैं, पेज प्रति मिनट। डीपीआई में क्वालिटी में मापते हैं, रेजोल्यूशन को डॉट्स पर इंच यानी कि प्रिंटर क्वालिटी को मापने के लिए आप डॉट्स पर इंच का उपयोग करते हैं।
प्रिंटर की स्पीड के लिए पीपीएम होता है, पेज पर मिनट, एंड बीट पर प्रति मिनट, ये दूसरी चीज है ध्वनि से संबंधित। कौन सा प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा को मशीन कोड में बदलता है? अब कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लोडर। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का उपयोग करते हैं उच्च स्तरीय भाषा को मशीन कोड में बदलने के लिए। यहाँ पे आपका कंपाइलर, इंटरप्रेटर दोनों ही विकल्प सही हो रहे हैं। तो आपको यहाँ फिलहाल कंपाइलर लगा देना, ठीक है। ज्यादातर कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में सिर्फ फर्क ये होता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन को एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन यूज करता है कोड रन करने के लिए, एंड कंपाइलर वंस एक ही बार में ही पूरे एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। असेंबलर असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। असेंबलर क्या करता है? असेंबली भाषा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लोडर लोडिंग का कार्य करता है, कंपाइलर इंटरप्रेटर तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लोड करने का काम। कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज का उदाहरण है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज? रैम, सीपीयू, एसएसडी, रजिस्टर्स। तो यहाँ पे रैम और रजिस्टर दोनों ही प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत होते हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, बट एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव या एसडीडी ये सेकेंडरी स्टोरेज के एग्जाम्पल हैं। सेकेंडरी स्टोरेज के उदाहरण हैं एसएसडी या एचएसडीडी। जीयूआई स्टैंड्स फॉर, जीयूआई का पूरा रूप है। जीयूआई का पूरा रूप क्या होता है भाई? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई आइकन्स के रूप में या यूजर इंटरफेस को आसान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार के आइकन्स, टूल्स एंड ऑप्शंस विजुअली दिखाई देते हैं या विजुअली होते हैं, और आप इन पर क्लिक करके इवेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, प्रोजेक्टर। तो माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक ये तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन प्रोजेक्टर इनमें इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ये विकल्प आपका सही होगा, प्रोजेक्टर। विच बस कैरीज डेटा? कौन सा बस डेटा ले जाता है? एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डेटा बस या मेमोरी बस? भाई देखिए, डेटा ले जाने का कार्य करता है डेटा बस। कंट्रोल बस क्या करता है कि आपके जितनी भी कंट्रोलिंग डिवाइसेस या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है। एड्रेस बस क्या करता है? आपके हार्ड डिस्क में या फिर आपके एसडीडी में जो डेटा आपको रैम से भेजना होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी से डेटा हार्ड डिस्क या एसडीडी में या एसडीडी से डेटा रैम को लोड करना होता है, तो उसका जो एड्रेस होता है मेमोरी का, मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करने का कार्य या मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने का कार्य करती है एड्रेस बस। तो यहाँ पे डेटा बस इसका सही विकल्प होगा। मोडेम किस प्रकार का डिवाइस है? What type of device is a modem? इनपुट, आउटपुट, नेटवर्किंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। तो मॉडेम का पूरा नाम होता है दोस्तों मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, डीमोडेम, डीमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर करता क्या है? आपके इंटरनेट एक्सेस करने के लिए नेटवर्क से कनेक्ट करता है आपके कंप्यूटर या डिवाइस को। तो एक तरह की यह क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस है। क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस। वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी में उपयोग होते थे? वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इन विच जनरेशन? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन,
फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। ये पांच तरह की पीढ़ियां हैं कंप्यूटर की। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया गया, तीसरी में आईसीज का इस्तेमाल किया गया, चौथी में वीएलएसआई या और अल्ट्रा यूएलएसआई का उपयोग किया गया, और पांचवी पीढ़ी एआई से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, और इसमें भी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पहली जनरेशन का पूछा गया है, तो पहली पीढ़ी इसका सही विकल्प होगा वैक्यूम ट्यूब। किस पीढ़ी में उपयोग होते थे? तो पहली पीढ़ी। विच इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी? कौन सी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल या स्थायी है? रैम, कैश, रोम, रजिस्टर्स। नॉन वॉलेटाइल की बात की गई है। रैम, कैश और रजिस्टर ये तीनों ही वॉलेटाइल मेमोरी होती हैं, इनमें लिखा डेटा विद्युत आपूर्ति रुकने पे नष्ट हो जाता है, लेकिन रोम का डेटा नष्ट नहीं होता, तो यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है रोम। विच कंप्यूटर इज द लार्जेस्ट इन साइज? कौन सा कंप्यूटर आकार में सबसे बड़ा होता है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो, मेनफ्रेम, सुपर। तो सबसे पहले बता दें, माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर होता है, जिसे पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। यह घरों में रखा जाता है, ऑफिस में इस्तेमाल किया जाता है। जो आप कंप्यूटर यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो पीसी या माइक्रो कंप्यूटर है। एंड इसके बाद 2 से 10 से कंप्यूटर को एक साथ चलाने के लिए प्रयोग करते हैं मिनी कंप्यूटर का। 20 कंप्यूटर तक को यह अपने साथ में कंट्रोल कर सकता है। एंड मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और मेन फ्रेम कंप्यूटर से सबसे ज्यादा बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम अनुसंधान में, विभिन्न प्रकार के फिल्म उद्योग में 3D या बहुत सारी आकर्षक मूवी तैयार करने में, रिसर्च में, या आपके कई तरह के इंजीनियरिंग में उपयोग किया जाता है सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग हो गया, और सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़ा होता है। निम्न में से रेजोल्यूशन मापने की इकाई कौन सी है? डीपीआई, डॉट्स पर इंच, हर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज। रेजोल्यूशन मापने के लिए, रेजोल्यूशन क्या होता है? किसी इकाई क्षेत्रफल में बने हुए डॉट्स की संख्या को उसका रेजोल्यूशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 720 मल्टीप्लाई 1980 यहाँ पे रेजोल्यूशन है, तो इसका एचडी रेजोल्यूशन होता है। इसका मतलब है 720 पिक्सल्स या डॉट्स यहाँ पे तैयार हैं, और 1980 लंबवत इस तरह से पॉइंट्स तैयार हैं, तो ये रेजोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे क्या है? डॉट्स पर इंच। 1 इंच में बने हुए डॉट्स की संख्या को उसका रेजोल्यूशन कहते हैं। डीपीआई से मापा जाता है। कौन सी भाषा मशीन भाषा के सबसे नजदीक है? असेंबली, सी, जावा, पाइथन। सी, जावा, पाइथन ये HLL हाई लेवल लैंग्वेज हैं, जबकि असेंबली भाषा मशीन भाषा से थोड़ी उत्कृष्ट भाषा है, और यह मशीन भाषा के सबसे नजदीक है। गेमिंग इनपुट के लिए कौन सा डिवाइस इस्तेमाल होता है? विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर गेमिंग इनपुट? स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, OCR। तो आपको पता ही है कि जॉयस्टिक इज अ गेमिंग इनपुट डिवाइस। तो जॉयस्टिक एक गेमिंग इनपुट डिवाइस होती है, और इसका इस्तेमाल गेमिंग इनपुट के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड, विंडोज, पावर पॉइंट, फोटोशॉप। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि बाकी MS वर्ड, पावर पॉइंट, फोटोशॉप ये तीनों ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल। कौन सा कंप्यूटर कंपोनेंट अंकगणितीय क्रियाएं संभालता है? CU, ALU, रजिस्टर, MMU।
मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट मेमोरी को मैनेज करता है। सीयू कंट्रोल यूनिट होता है जो कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट सभी प्रकार की डिवाइसेस व सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। बट एएलयू अंकगणितीय और तार्किक क्रियाओं को एग्जीक्यूट करता है सीपीयू में। तो एएलयू यहाँ पे सही विकल्प है। पीडीएफ का पूरा नाम बताइए भाई। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन, सिस्टम, यूटिलिटी, ट्रांजिस्टर। देखिए, एप्लीकेशन, सिस्टम, यूटिलिटी ये तीनों ही सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, बट ट्रांजिस्टर इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, इट इज जस्ट अ डिवाइस that used as a memory और अदर डिवाइस, मेमोरी या अदर डिवाइस के रूप में, या फिर आप कंट्रोलिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ट्रांजिस्टर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एक बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये ट्रांजिस्टर जो होता है वो हार्डवेयर का पार्ट है। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी में उपयोग हुए थे? फर्स्ट पीढ़ी, सेकेंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी या चौथी? तो पहली पीढ़ी में आपको पता ही है वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया गया। तो यहाँ सही विकल्प आप खुद बता सकते हैं, कमेंट में बताइए क्या है। तो यहाँ आप ध्यान रखें, दूसरी पीढ़ी। आईसीज वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी कब पेश हुए? सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन? आईसीज इंटीग्रेटेड सर्किट इंट्रोड्यूस हुए थे थर्ड जनरेशन में। किसमें? थर्ड जनरेशन में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिलोंग्स टू, कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस पीढ़ी से जुड़ी है? तो ये जुड़ी है पांचवी पीढ़ी से। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में आए? थर्ड, फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो यहाँ पे थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी में जब आईसी का उपयोग होने लगा तो भी माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुए थे, तो थर्ड जनरेशन। एनिएक बिलोंग्स टू, एनिएक किस पीढ़ी का उदाहरण है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या चौथी पीढ़ी? एनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर पहली पीढ़ी के उदाहरण हैं। क्वेश्चन, यूनिवैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यूनिवैक किस पीढ़ी का उदाहरण है? तो दोस्तों यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो था वो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है, क्योंकि इसमें भी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ये पहली पीढ़ी का उदाहरण है। एंड एनिएक की तरह ये वैक्यूम ट्यूब भी पहली पीढ़ी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, विच जनरेशन यूज मैग्नेटिक कोर मेमोरी? किस पीढ़ी ने मैग्नेटिक कोर मेमोरी का उपयोग किया? थर्ड पीढ़ी में जब आईसीज का उपयोग किया जाने लगा, यानी सेमीकंडक्टर मेमोरी का, तो माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होने लगे। और उससे पहले मैग्नेटिक कोर मेमोरी का उपयोग किया जाता था डेटा स्टोरेज करने के लिए। तो मैग्नेटिक कोर मेमोरी सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस हुई और थर्ड पीढ़ी के प्रारंभिक में इसका उपयोग ज्यादा किया गया। कौन सी तकनीक मिनिएचराइजेशन में सहायक थी? विच टेक्नोलॉजी हेल्प्ड मिनिएचराइजेशन? ट्रांजिस्टर, आईसीज, वैक्यूम ट्यूब्स, मैग्नेटिक टेप। तो आईसीज यानी इंटीग्रेटेड सर्किट मिनिएचराइजेशन में सहायक थी। मिनिएचराइजेशन से मतलब है डिवाइसेस को, बड़ी डिवाइसेस को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाना, यानी कि छोटे फॉर्म में लाना। तो ये काम किया आईसीज ने। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या इस्तेमाल हुआ था? आईसी, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर, मैग्नेटिक ड्रम। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई सारी आईसीज मिनिएचर फॉर्म में प्रयोग किए गए। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों का ध्यान किस पर है? बैच प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पंचकार्य, मैग्नेटिक ड्रम। तो ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों का फोकस है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। कौन सा कंप्यूटर प्रकार सबसे तेज माना जाता है? विच इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर टाइप? पीसी, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। यहाँ पे सुपर कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर माना जाता है।
IBM 360 किस पीढ़ी से संबंधित है? IBM 360 बिलोंग्स टू फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड या फोर्थ? IBM 360 थर्ड जनरेशन से संबंधित है। इस पीढ़ी को पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है। पैरेलल प्रोसेसिंग नोन एज, तो ये आपको याद रखना, पैरेलल प्रोसेसिंग ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के लिए किया जाने लगा, जिसमें कंप्यूटर्स में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा मिला। तो यहाँ पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है पांचवी पीढ़ी यानी फिफ्थ जनरेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किस पीढ़ी का हिस्सा है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट LSI फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में उपयोग में आने लगा था। तो चौथी पीढ़ी यहाँ पे सही विकल्प है। इसी तरह VLSI चिप्स मुख्यतः किस पीढ़ी से संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता, तो ये भी आपको बताना है फोर्थ जनरेशन यानी चौथी पीढ़ी से संबंधित है। OS इज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो पूरे सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट को ऑपरेट करता है। विच इज नॉट एन OS, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, लिनक्स, पाइथन, मैक OS? विंडोज, लिनक्स एंड मैक OS ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं, जबकि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कर्नेल इज द, कर्नेल क्या है? हार्डवेयर, OS कोर, मेमोरी मॉड्यूल या एप्लीकेशन? कर्नेल एक OS कोर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल भाग होता है। कर्नेल और सेल ऑपरेटिंग सिस्टम के मूल भाग यानी कि कोर को आप दो भागों में बांटते हैं, कर्नेल और सेल में। तो यहाँ पे कर्नेल क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल भाग है। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? बैच OS, नेटवर्क OS, डिस्ट्रीब्यूटेड OS, स्कैनर? बैच टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड OS, ये तीनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं, लेकिन स्कैनर यहाँ पे एक इनपुट डिवाइस है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज अ रनिंग प्रोग्राम, स्टोर फाइल, कंपाइलेशन यूनिट या डायरेक्टरी या निर्देशिका? तो प्रोसेस से मतलब है चल रहा प्रोग्राम, रनिंग प्रोग्राम इज अ प्रोसेस, तो प्रोसेस रनिंग प्रोग्राम होता है। पार्ट बी के क्वेश्चन 51 से 100 हैं, जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। चलिए समझते हैं एक एक करके। तो पहला प्रश्न है, वर्चुअल मेमोरी इज स्टोर्ड इन, वर्चुअल मेमोरी कहाँ स्टोर होती है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, कैश? तो वर्चुअल मेमोरी या पेज स्वेप फाइल जो होती है वो हार्ड डिस्क में स्टोर होती है, क्योंकि हार्ड डिस्क और रैम के बीच में ये एक पुल का काम करती है, ये एक पाथ क्रिएट करती है। सो वर्चुअल मेमोरी इज स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क। थ्रेशिंग कब होता है? थ्रेशिंग अकर्स व्हेन, थ्रेशिंग एक कंडीशन है जब एक्सेसिव पेजिंग यानी स्वेपिंग ऑफ पेजेस इन आउट होता है, तो ये होता है कॉजिंग द सिस्टम टू स्पेंड मोर टाइम एंड स्वेपिंग देन एग्जीक्यूटिंग यूजफुल वर्क। अगर रैम में इनसफिशिएंट या पुअर लोकेलिटी होती है तब थ्रेशिंग अकर्स होता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन CPU ओवरहीट्स गलत है, 20 का सही विकल्प होगा पेज फॉल्ट्स में वृद्धि होती है। विच OS इज ओपन सोर्स, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है? विंडोज, लिनक्स, मैक OS, iOS? विंडोज, मैक OS और iOS तीनों ही पेड ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जिनके फ्री वर्जन बहुत कम अवेलेबल होते हैं, ट्रायल वर्जन उपयोग में आते हैं। लेकिन लिनक्स एक ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग आप इसके सोर्स प्रोग्राम को डाउनलोड करके कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। स्पूलिंग किस चीज से संबंधित है? स्पूलिंग इज रिलेटेड टू, स्पूलिंग क्या होता है? साइमल्टेनियस
पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। टूल का मतलब साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन, यानी कि जब आपके विभिन्न डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सभी आपके सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं, तब के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे जॉब सबमिशन के लिए या फिर फिजिकल प्रिंटिंग के लिए आप स्पूलिंग का उपयोग करते हैं। तो ये किससे संबंधित है? प्रिंटर से संबंधित है। इसका बी विकल्प सही होगा, प्रिंटर से संबंधित है। डेडलॉक अकर्स व्हेन प्रोसेस, डेडलॉक कब होता है? मेमोरी साझा करते हैं तब, या फिर सीपीयू के लिए लड़ते हैं, अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करते हैं, होल्ट एंड वेट, या जल्दी समाप्त करते हैं। डेडलॉक आता है जब आप बहुत समय तक, अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करते हैं। होल्ड एंड वेट इनडेफिनेटली, तब डेडलॉक अकर्स होता है, यानी डेडलॉक हो जाता है। निम्न में से कौन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम नहीं है? शेड्यूलिंग एल्गोरिदम नहीं है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रोबिन, या एसएसएल। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के अंतर्गत आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रोबिन। एसएसएल होता है सिक्योर सॉकेट्स लेयर, जो कि नेटवर्किंग में प्रयोग होता है। जब आप वेबसाइट्स में देखते हैं HTTPS लगा होता है, वो सिक्योर के लिए SSL सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होता है। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम नहीं है यहाँ पे, SSL नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ SSL इसका सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। GUI OS इंक्लूड्स, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला OS है। लिनक्स टर्मिनल, विंडोज, MS-DOS, यूनिक्स। तो यहाँ पे देखिए विंडोज, DOS, MS-DOS, CLI होता है, CLI GUI विभिन्न यूनिक्स आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला OS है, और CLI भी इसमें रहता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है। लिनक्स टर्मिनल में कमांड लाइन इंटरफेस होता है। MS-DOS जो है वो भी CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस है, लेकिन विंडोज जो है वो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो यहाँ पे आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला OS क्या है? GUI विंडोज, यानी विंडोज MS विंडोज। बूटिंग क्या है? टर्निंग ऑफ कंप्यूटर, स्टार्टिंग OS, क्लीनिंग मेमोरी, डिबगिंग। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क से OS ऑपरेटिंग सिस्टम आपके रैम पर लोड हो जाते हैं, उसकी जरूरी फाइल्स लोड हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू होना बूटिंग कहलाता है। इसके बाद है बायोस स्टैंड्स फॉर, बायोस का पूरा रूप है। बायोस का पूरा रूप पहले भी बताया था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। विच फाइल सिस्टम इज यूज्ड इन विंडोज, विंडोज किस फाइल सिस्टम का उपयोग करता है? विंडोज या मॉडर्न विंडोज जो है वो यूज करते हैं NTFS का। NTFS स्टैंड फॉर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम NTFS का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आपको NTFS फाइल सिस्टम का उपयोग करता है विंडोज। फ्रेगमेंटेशन ऑकर्स इन, फ्रेगमेंटेशन किस में पाया जाता है, किस में होता है? CPU, मेमोरी, माउस, या कीबोर्ड। फ्रेगमेंटेशन अकर्स इन मेमोरी और डिस्क में भी। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, आपने ये टर्म भी याद रखना है। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन
जब डिस्क में बहुत ज़्यादा डेटा लोड हो जाता है तो उस डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देने के लिए, तोड़ देने के लिए डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या प्रदान करता है? ओएस प्रोवाइड्स सिक्योरिटी, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ओएस प्रोवाइड्स सिक्योरिटी, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस शेड्यूलिंग, डिवाइस मैनेजमेंट एंड मोर। तो यहाँ आपका सही विकल्प कौन सा होगा? ऑल ऑफ द अबव। लिनक्स यूनिक्स इज रिटन इन, यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया है? असेंबली, सी लैंग्वेज, जावा या पाइथन? यूनिक्स इज रिटन इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसको 1970 के तकरीबन तैयार किया गया था। यूनिक्स को ये सी भाषा में लिखा गया है। ये हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर आसानी से काम करता है ये लैंग्वेज। मल्टीटास्किंग मीन्स, मल्टीटास्किंग का अर्थ है, मल्टीटास्किंग से मतलब है एक साथ कई काम करना, यानी टास्क का मतलब होता है कार्य, तो कई कार्यों को एक साथ करना। तो एकाधिक उपयोगकर्ता लॉगिन, एक साथ कई प्रोग्राम चलाना, एकाधिक ओएस इंस्टॉलेशन या एकाधिक बैकअप। यहाँ पे आपका बी विकल्प सही होगा, रनिंग मल्टीपल और प्रोग्राम्स। रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स। मल्टीटास्किंग मीन्स the OS can handle multiple tasks. डिवाइस ड्राइवर्स आर, डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? एप्लीकेशंस, यूटिलिटीज, इंटरफेस बिटवीन ओएस या रोम चिप। तो यहाँ याद रखिए कि ये डिवाइस ड्राइवर होते हैं इंटरफेस जो कि ओएस और हार्डवेयर के बीच में काम करते हैं। जैसे आप गए कीबोर्ड इंस्टॉल करना है तो कीबोर्ड ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन ड्राइवर इसमें होता है कीबोर्ड के लिए। माउस के लिए अलग ड्राइवर होगा। आप कोई प्रिंटर इंस्टॉल कर रहे हैं या कोई अलग से कैमरा इंस्टॉल कर रहे हैं तो या अदर चीज इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके लिए एक ड्राइवर होगा। ये ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का कार्य करता है। बूट लोडर कहाँ स्टोर होता है? बूट लोडर स्टोर्ड इन, बूट लोडर आपका एक प्रोग्राम होता है जो बूटिंग के दरमियान आप इसे लोड कर देता है। GUIV फाइल्स जो होती हैं, ग्रब फाइल्स होती हैं, उनको हार्ड डिस्क के सेक्टर में इंस्टॉल करता है। तो ये बूट लोडर प्रोग्राम हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। कहाँ पे? MBR GPT के शुरुआती सेक्टर में स्टोर होता है बूट लोडर। पेजिंग डिवाइस डिवाइड्स मेमोरी इनटू, पेजिंग मेमोरी को किसमें बांटता है? ब्लॉक्स, फ्रेम्स और पेज सेगमेंट्स या पार्टीशंस। तो पेजिंग मेमोरी को फ्रेम्स में बांटता है और पेजेस में। किस में बांटता है? फ्रेम्स और पेजेस में। पेजिंग विच इज नॉट एन ओएस सर्विस, ओएस सेवा नहीं है। प्रोसेस कंट्रोल, आईओ ऑपरेशंस, कंपाइलिंग या फाइल मैनेजमेंट। यहाँ पे कंपाइलिंग यानी संकलन यह एप्लीकेशन का काम होता है, ओएस का सेवा नहीं है। प्रोसेस नियंत्रण, आईओ मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट ये ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाएं होती हैं, सर्विसेज या काम होते हैं। टास्क मैनेजर खोलने का विंडोज शॉर्टकट क्या है? अगर आपको टास्क मैनेजर खोलना पड़े तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप की, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप की। कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप की प्रेस करने पे टास्क मैनेजर इस तरह से ओपन हो जाएगा, जहां पे आप टास्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोसेस चल रही हैं, कौन कौन से एप्स रनिंग पर हैं। सिस्टम कॉल किस लिए उपयोग की जाती है? सिस्टम कॉल इज यूज्ड टू
कॉल फंक्शंस, रिक्वेस्ट ओएस, सर्विस, स्टार्ट सिस्टम, डिबग कोड। सिस्टम कॉल्स आर इंटरफेस फॉर यूजर प्रोग्राम्स टू रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम द ओएस। ओएस से सेवाएं मांगने के लिए सिस्टम कॉल उपयोग किया जाता है। बूटिंग टाइप वेयर सिस्टम रीस्टार्ट विदाउट फुली पावरिंग अप। किस बूटिंग प्रकार में सिस्टम पूरी तरह से बंद किए बिना रीस्टार्ट होता है? आपको सिस्टम पूरी तरह बंद नहीं करना है और रीस्टार्ट करना होता है, तो ये बूटिंग क्या कहलाती है? कोल्ड बूट, हॉट बूट, वार्म बूट या बोथ बी एंड सी। अगर आप बिना पावर ऑन ऑफ किए रीस्टार्ट करते हैं तो उसको वार्म बूट बोलते हैं या इसी को हॉट बूट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इसका सही विकल्प है वार्म बूट। वार्म बूट, वार्म बूट क्या करता है? रीस्टार्ट करता है कंप्यूटर को बिना पावर कट किए। वार्म बूट में होता क्या है, दो तरह की बूटिंग होती है। There are two types of booting, cold booting and warm booting। कोल्ड बूटिंग में क्या होता है कि जब कंप्यूटर पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है और आप उसे पावर बटन से ऑन करते हैं तो उसको कोल्ड बूटिंग कहते हैं। जबकि रीस्टार्ट करना, या कंप्यूटर पहले से चल रहा था, रनिंग पे था, उसको दोबारा से ओपन करते हैं तो वो वार्म बूटिंग कहलाता है। पैट स्टैंड्स फॉर, पैट का पूरा नाम है, पैट स्टैंड्स फॉर फाइल एलोकेशन टेबल। पैट का पूरा नाम होता है फाइल एलोकेशन टेबल। कौन सा ओएस सर्वरों में व्यापक रूप से उपयोग होता है? विच ओएस इज वाइडली यूज्ड इन सर्वर्स? विंडोज एक्सपी, लिनक्स, डॉस, एंड्रॉयड। तो यहाँ पे ज्यादातर ओएस सर्वरों में उपयोग होता है लिनक्स का। कौन सा ओएस डिफॉल्ट रूप से कमांड लाइन का उपयोग करता है? डिफॉल्ट रूप से कमांड लाइन का उपयोग करता है इनमें एमएस डॉस। विंडोज, एंड्रॉयड, मैक ओएस, ये तीनों ही आपके जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। कमांड लाइन इंटरफेस मैक ओएस करता है, बट बाय डिफॉल्ट डॉस जो है वो इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे सही विकल्प है डॉस। कौन सा है? डॉस। डॉस यहाँ पे सही विकल्प है, एमएस डॉस। सीमाफोर किसके लिए उपयोग होता है? सीमाफोर सिंक्रोनाइजेशन के लिए उपयोग होता है, प्रोसेस लिंक के लिए। लिनक्स वाज डेवलप्ड बाय, लिनक्स किसने विकसित किया? लिनक्स को विकसित किया था लिनस टॉरवेल्ड्स ने। किसने विकसित किया था? लिनस टॉरवेल्ड्स। लिनक्स टॉरवेल्ड्स ने इसे इनिशिएट किया, डेवलप किया और इनको स्टार्ट किया या विकसित किया था 1991 में। रिचर्ड स्टॉलमैन का भी नाम आप याद रखें। रिचर्ड स्टॉलमैन ने फ्री सॉफ्टवेयर की स्थापना की। फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की स्थापना की रिचर्ड स्टॉलमैन में। लिनक्स किस मॉडल का पालन करता है? क्लोज्ड सोर्स मॉडल, ओपन सोर्स मॉडल, शेयरवेयर या फ्रीवेयर ओनली? तो यहाँ पे लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स मॉडल है, इसका पालन करता है। कौन सा कमांड फाइलें सूचीबद्ध करता है? ls कमांड, लिस्ट कमांड। ls या लिस्ट कमांड आपके सभी फाइल और डायरेक्टरीज को सूचीबद्ध करता है। डायरेक्टरी बदलने का कमांड कौन सा है? cd, ls, pwd, dir। तो यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी, cd कमांड का उपयोग आप करते हैं डायरेक्टरी बदलने के लिए। चेंज डायरेक्टरी कमांड, cd कमांड। विच कमांड यू शोज करंट पाथ, कौन सा कमांड मौजूदा पथ दिखाता है? पाथ कमांड, pwd, ls, env।
यहाँ पे PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आपके मौजूदा पाथ को दिखाता है, PWD कमांड। अगला प्रश्न है डायरेक्टरी हटाने के लिए कौन सा कमांड है? टू रिमूव अ डायरेक्टरी, RMDIR, RAMDIR, RMDIR, del dir। तो यहाँ पे RM रिमूव डायरेक्टरी, खाली डायरेक्टरी हटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नई फाइल बनाने के लिए कौन सा कमांड या तरीका है? न्यू फाइल .txt, नया फाइल, ये कमांड नहीं है। कैट फाइल रिडायरेक्शन से, RM फाइल रिमूव करने के लिए, एडिट फाइल कुछ श्रेणियों में। तो यहाँ पे नई फाइल बनाने के लिए कैट फाइल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है chmod 755 किस अनुमति सेट को दर्शाता है? chmod 755 सेट्स परमिशंस ऑनर 7 जो है वो RWX होता है, 757 RWX को दर्शाता है। ग्रुप 5 जो है वो RX को दर्शाता है, एंड 5 दोबारा से जिसमें दिया है RX को दर्शाता है। तो यहाँ पे RWX, RX मालिक, ये पढ़े लिखें चलाएं समूह दूसरे को दर्शाता है chmod 755। रूट यूजर हैज UID, रूट उपयोगकर्ता की UID क्या है? रूट यूजर उपयोगकर्ता की UID यहाँ पे 0 होती है। क्या होती है? 0। इनक्स और लिनक्स में जो रूट यूजर्स ट्रेडिशनली यूज करते हैं वो UID 0 होती है। ये सुपर यूजर प्रिविलेज होता है। कौन सा कमांड फाइलें हटाता है? विच कमांड डिलीट्स फाइल्स? RM, RMDIR, del या फिर इरेज? तो RM कमांड फाइलों को हटाता है। RM डिलीट्स फाइल, RM डिलीट्स डायरेक्टरीज एम्प्टी, जो एम्प्टी डायरेक्टरीज है उनको भी डिलीट करता है। कौन सा डायरेक्टरी लिनक्स में होता है? विंडोज होम DE। यहाँ पे होम, रूट होम जो है वो यूजर डायरेक्टरी होता है, ये लिनक्स में होता है। टॉप कमांड किसके लिए उपयोग होता है? द टॉप कमांड इज यूज्ड फॉर, टॉप कमांड का उपयोग किस लिए करते हैं? तो यहाँ पे प्रोसेसेस को देखने के लिए, रनिंग प्रोसेस को देखने के लिए टॉप कमांड का उपयोग किया जाता है। शेल क्या है? शेल इज अ हार्डवेयर, कमांड इंटरप्रेटर, कर्नेल या पैकेज? शेल कमांड इंटरप्रेटर है। क्या है? कमांड इंटरप्रेटर। शेल और कर्नेल दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के ये जरूरी होता है। यहाँ पे कमांड इंटरप्रेटर है शेल। विच इज नॉट अ लिनक्स शेल, निम्न में से कौन लिनक्स शेल नहीं है? बेश शेल, कॉर्न शेल, कैश। यहाँ पे कैश जो है वो में लिनक्स शेल नहीं है। उबुंटू का पैकेज मैनेजर कौन सा है? उबुंटू का पैकेज मैनेजर, उबुंटू यूजेस APT, एडवांस्ड पैकेजिंग टूल, एडवांस्ड पैकेजिंग टूल का इस्तेमाल करता है उबुंटू। एंड APT गेट टू इंस्टॉल, APT एडवांस्ड पैकेजिंग टूल गेट टू इंस्टॉल एंड मैनेज पैकेजेस। तो उबुंटू पैकेज मैनेजर कौन सा है? यहाँ पे APT, एडवांस्ड पैकेजिंग टूल। विच कमांड डिस्प्लेज फाइल कंटेंट, कौन सा कमांड फाइल सामग्री दिखाता है? यहाँ कैट कमांड फाइल सामग्री दिखाने के लिए प्रयोग होता है। कौन सा कमांड टेक्स्ट खोजता है? ग्रेप, फाइंड, कैट या सॉर्ट? ग्रेप सर्चेस टेक्स्ट, ग्रेप जो है वो सर्च करता है टेक्स्ट को पैटर्न का उपयोग करके, रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके फाइल में, या फिर सर्च करता है। तो यहाँ पे आपका पहला विकल्प इसका सही होगा। कौन सा कमांड टेक्स्ट खोजता है? ग्रेप कमांड। अगला प्रश्न है सिंबल फॉर होम डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी का प्रतीक कौन सा है?
यहाँ पे टिल्ड जो है वो होम डायरेक्टरी का सिंबल है। कौन सा डायरेक्टरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल रखता है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल रखता है ETC, रूट ETC, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रखता है। ये विभिन्न सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रखता है, जैसे पासवर्ड, fstab या bin, इन सब को रखता है ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ETC। विच कमांड्स रीबूट सिस्टम, कौन सा कमांड रीबूट करता है? बूट, रीबूट, रीस्टार्ट, रीलोड। तो यहाँ पे रीबूट कमांड रीबूट करता है। विच कमांड शोज CPU मेमोरी, कौन सा कमांड CPU मेमोरी दिखाता है? CPU मेमोरी दिखाने के लिए टॉप कमांड लाइव प्रोसेस व उपयोग को दर्शाता है। टॉप कमांड, टॉप कमांड डिस्प्लेस डायनामिक रियल टाइम व्यू ऑफ रनिंग प्रोसेस एंड रिसोर्स यूजेस। जो भी रिसोर्स यूजेस या रनिंग प्रोसेस होती है उसके लाइव प्रोसेस को दर्शाने के लिए टॉप कमांड का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा कमांड सक्रिय प्रोसेस दिखाता है? कौन सा कमांड सक्रिय प्रोसेस? PS प्रिंट्स करेंटली रनिंग प्रोसेस स्नैपशॉट्स। तो यहाँ पे PS कमांड इसका सही विकल्प है जो सक्रिय प्रोसेस को दिखाता है। टू गिव एग्जीक्यूटेबल परमिशन, एक फाइल को एग्जीक्यूटेबल अनुमति देने हेतु क्या करें? तो आपको chmod +x फाइल का उपयोग करना होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल को अनुमति देने के लिए। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल को सेट्स करता है और अलाउ करता है कि ये वैलिड एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट को अलाउ एग्जीक्यूट करे। एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्लैश dev डायरेक्टरी में क्या होता है? रूट dev डायरेक्टरी में क्या होता है? dev स्टैंड्स फॉर डिवाइसेस, dev का पूरा नाम डिवाइसेस। तो यहाँ पे डिवाइसेस या फाइल हैं जैसे सेव, dev, SDA वगैरह, इसके लिए आपका ए विकल्प सही होगा, डिवाइसेस। डायरेक्टरी में क्या होता है? डिवाइसेस फाइल होती हैं। कौन सा डायरेक्टरी यूजर बाइनरी फाइलें रखता है? तो यूजर बिन, USR bin फाइल डायरेक्टरी, USR bin contains user level binaries and programs for general users. I hope you like this video. आपको ये 100 प्रश्न समझ आए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड दोस्तों, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।